चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इमोशनल और इंस्पायर्ड स्टोरी लेकर आई हूँ कि कैसे एक वकील ने एक घर का झगड़ा होने से बचा लिया और किस तरीके से उसने उस शख्स को समझाया। अगर इस तरीके के वकील हमारे समाज में रहने लगे तो यकीनन हमारे आधे झगड़े तो वकील अपनी बातों से ही सुलझा देंगे, हमें ये समझाकर कि कोर्ट कचहरी में कुछ भी नहीं रखा। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं वकील साहब। मैं अपने चैम्बर पर बैठा हुआ था। एक आदमी दंदनाता हुआ अंदर घुसा। उनके हाथ में कागज़ों का बंडल, धूप में काला हुआ चेहरा, बड़ी हुई दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े जिनमें पाँचों के पास मिट्टी भी लगी थी। उसने कहा, उसके पूरे फ्लैट पर स्टे लगाना है। बताइए क्या क्या कागज़ चाहिए और क्या खर्चा लगेगा। मैंने उन्हें बैठने को कहा। रघु पानी दे इधर, मैंने आवाज़ लगाई। वो कुर्सी पर बैठे। उनके सारे कागजात मैंने देखे, उनसे सारी जानकारी ली। आधा पौना घंटा गुजर गया। मैं इन कागज़ों को देख लेता हूँ, फिर आपकी केस पर विचार करेंगे। आप ऐसा कीजिए, अगले शनिवार को मिलिए मुझसे। 4 दिन बाद वो फिर से आए। वैसे ही कपड़े, बहुत डेस्परेट लग रहे थे। अपने भाई पर बहुत गुस्सा भी थे। मैंने उन्हें बैठने को कहा, वो बैठे। ऑफिस में अजीब सी खामोशी रही थी। मैंने बात की शुरुआत की। बाबा, मैंने आपके सारे पेपर्स देख लिए और आपके परिवार के बारे में और आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी मैंने बहुत जानकारी हासिल कर ली है। मेरी जानकारी के अनुसार आप 2 भाई हैं, 1 बहन है। आपके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। बाबा, आप 9वीं पास हैं और आपका छोटा भाई इंजीनियर है। आपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए अपने स्कूल छोड़ा, लोगों के खेतों में दिहाड़ी पर काम किया, कभी अंग भर कपड़ा और पेट भर खाना न खाया। फिर भी भाई की पढ़ाई के लिए पैसों की कमी आपने नहीं आने दी। एक बार खेलते खेलते भाई पर किसी बैल ने सींग घुसा दिए, तब भाई लहूलुहान हो गया। फिर आपने उसे कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल लेके गए। सही देखा जाए तो आपकी उम्र भी नहीं थी ये समझने की, पर भाई में जान बसी थी आपकी। माँ बाप के बाद मैं ही इनका माँ बाप, ये भावना थी आपके मन में। फिर आपका भाई इंजीनियरिंग में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाया और आपका दिल खुशी से भरा हुआ था। फिर आपने जी तोड़ मेहनत की। 80,000 की सालाना फीस भरने के लिए आपने दिन रात एक कर दिया, यानी बीवी के गहने गिरवी रख दिए। कभी साहूकार से पैसा लेकर आपने उसकी हर ज़रूरत पूरी की। फिर अचानक उसे किडनी की तकलीफ़ हुई। डॉक्टर ने किडनी निकालने को कहा और तुमने अगले मिनट में अपनी किडनी उसे दे दी, यह कहकर कि कल तुझे अफसर बनना है, नौकरी करनी है, कहाँ घूमेगा बीमार शरीर लेकर, मुझे तो गांव में ही रहना, ये कहकर किडनी उसे दे दी। फिर भाई मास्टर्स के लिए हॉस्टल पर रहने गया। लड्डू बने, देने जाओ। खेत में मकई खाने तैयार हुई, भाई को देने जाओ। कोई तीज त्यौहार हो, भाई को कपड़े करो। घर में हॉस्टल 25 किलोमीटर तुम उसे डब्बा देने साइकिल पर गए थे। हाथ का निवाला पहले भाई को खिलाया, फिर तुमने खाया। फिर वो मास्टर पास हुआ, तुमने गांव को खाना खिलाया। फिर उसने उसी कॉलेज की लड़की जो देखने में एकदम सुंदर थी से शादी कर ली। तुम सिर्फ समय पर ही वहाँ गए। भाई को नौकरी लगी, 3 साल पहले उसकी शादी हुई। अब तुम्हारा बोझ हल्का होने वाला था, पर किसी की नज़र लग गई आपके इस प्यार को। शादी के बाद भाई ने आना बंद कर दिया। पूछा तो कहता है मैंने बीवी को वचन दिया है, घर पे पैसा देता नहीं। पूछा तो कहता है कर्जा सिर पे है, पिछले साल शहर में फ्लैट खरीदा। पैसे कहाँ से आए? पूछा तो कहता है कर्ज लिया है। मैंने मना किया तो कहता है भाई तुझे कुछ नहीं मालूम, तू निरा गंवार ही रह गया। अब तुम्हारा भाई चाहता है गांव की आधी खेती बेचकर उसे पैसा दे दे। इतना कह के मैं रुका। रघु ने लाई चाय की प्याली मैंने मुंह से लगाई। तुम चाहते हो भाई ने जो मांगा वो उसे ना दें और उसके फ्लैट पर स्टे लगाया जाए, क्यों यही चाहते हो ना तुम? वो तुरंत बोला हाँ। मैंने कहा हम स्टे ले सकते हैं, भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकते हैं, पर पहली बात, तुमने उसके लिए जो खून पसीना एक किया वो नहीं मिलेगा। तुम्हारी दी हुई किडनी वापस नहीं मिलेगी। तुमने उसके लिए जो ज़िंदगी खर्च की है वो वापस नहीं मिलेगी। मुझे लगता है इन सब चीज़ों के सामने उस फ्लैट की कीमत मात्र शून्य है। भाई की नीयत फिर गई है, वो अपने रास्ते चला गया। अब तुम भी उसी कृतघ्न सड़क पर मत जाओ। वो भिखारी निकला और तुम दिलदार थे, दिलदार ही रहो। तुम्हारा हाथ ऊपर था और ऊपर ही रखो। कोर्ट कचहरी करने के बजाय बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाई करके तुम्हारा भाई बिगड़ गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। वो मेरे मुंह को ताकने लगा, उठ के खड़ा हुआ, सब कागजात उठाए और आंखें पोंछते हुए बोला, चाहता हूँ वकील साहब। उसकी रुलाई फूट रही थी और वो मुझे दिख न जाए ऐसी कोशिश कर रहा था।
इस बात को अरसा गुजर गया। कल वो अचानक मेरे ऑफिस में आया। कलमों में सफ़ेदी झाँक रही थी। साथ में एक नौजवान था और हाथ में थैली। मैंने कहा, बाबा बैठो। उसने कहा, बैठने नहीं आया वकील साहब, मिठाई खिलाने आया हूँ। ये मेरा बेटा बैंक मैनेजर है, बेंगलोर रहता है, कल आया गांव। अब इसका 3 मंजिला मकान बना लिया है। थोड़ी थोड़ी करके 10-12 एकड़ खेती भी खरीद ली है। मैं उसके चेहरे से टपकती हुई खुशी को महसूस कर रहा था। वकील साहब, आपने मुझसे कहा कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो। आपने बहुत नेक सलाह दी और मुझे उलझन से बचा लिया। जबकि गांव में सब लोग मुझे भाई के खिलाफ उकसा रहे थे। मैंने उनकी नहीं मानी, आपकी बात सुन ली और मैंने अपने बच्चों को लाइन से लगाया और भाई के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होनी थी। कल भाई और उसकी पत्नी भी घर आए, पाँव छूकर माफ़ी मांगने लगे और मैंने अपने भाई को गले से लगा लिया और मेरी धर्मपत्नी ने उसकी धर्मपत्नी को गले से लगा लिया। हमारे पूरे परिवार ने बहुत दिनों बाद एक साथ भोजन किया। बस फिर क्या था, आनंद की लहर घर में दौड़ने लगी। मेरे हाथ का पेड़ा हाथ में ही रह गया। मेरे आंसू टपक ही गए। आखिर गुस्से को योग्य दिशा में मोड़ा जाए तो पछताने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। बहुत ही अच्छा है इसको समझना और अमल में लाना। तो देखा दोस्तों, किस तरीके से एक वकील ने एक घर को बर्बाद होने से बचा लिया। अगर वो ये सलाह देता कि हाँ, हम स्टे ले सकते हैं और आप लीजिए और ऐसा करिए, तो क्या उसके परिवार का आज यही अंजाम होता? नहीं ना। तो हमें अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करना चाहिए और कभी कभी जब हमारी विपरीत दिशा हो तो उसमें बहुत शांति के साथ में समय का इंतज़ार करना चाहिए। दोस्तों, ये किस्सा कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।